प्लीज़ अब्बू को बताइए ना कि हमारा निकाह हो चुका है। कौन सा निकाह? आपकी बेटी ने 1 महीना मेरे साथ बिना निकाह के गुज़ारा है। मेरा बिस्तर गर्म किया है। वो तो मेरी बहन से भी गई गुज़री निकली। आपकी बेटी जिस पर आपको नाज़ था, मेरे निकाह में नहीं थी फिर भी मेरे साथ रातें गुज़ारी। नूरीन हैरान और परेशान नम आँखों से फरहान को देख रही थी। उसका इश्क, उसका यकीन सब कुछ बिखर चुका था। फरहान उसे वहीं छोड़कर चला गया। भाई वो लोग नूरीन को मार डालेंगे तो मुझे क्या, उसके बच्चे से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे सही बात है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो होगा किसी का गंदा खून, हमें क्या लेना देना उससे। फरहान की बहन सोफिया ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कनखियों से भाई को देखा, शायद उसका दिल पिघल जाए। मेरी जान, मैं चाहता हूँ कि इस जहाँ की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँ। तुमने मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ यहाँ तक आई। अब तुम देखना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और अपने सीने से लगाते हुए कहा। तो नूरीन की सांसें एकदम से बेकाबू होने लगी थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नाचने लगी थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मुस्कुराते हुए उसने उसके सीने पर अपना सिर टिका लिया और फिर आंखें बंद कर लीं। फरहान उसे कुछ देर अपने सीने से लगाए बैठा रहा, फिर उसके माथे पर अपने होठों का मोहब्बत भरा स्पर्श देते हुए बोला, तुम जानती हो नूरीन, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन चीज तुम ही हो और मुझे तुमसे ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं है। उसकी ये बात सुनकर नूरीन ने सिर उठाकर उसे देखा तो कुछ देर खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। सामने बैठा फरहान वाकई में एक हसीन मूरत था। ऐसा खूबसूरत, ऐसा हैंडसम जिस पर जमाने भर की लड़कियां अपना दिल हार चुकी थीं। लेकिन वो आया तो सिर्फ नूरीन के हिस्से में। नूरीन को अपने नसीब पर रश्क आने लगा था। न सिर्फ ये शख्स उसके नसीब में लिख गया था, बल्कि इसकी मोहब्बत भी अब उसके नसीब में दर्ज हो चुकी थी। नूरीन कुछ देर तक उसका चेहरा देखती रही, फिर अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरते हुए बोली, लेकिन फरहान, आपने मुझसे कहा था कि यहाँ आते ही आप मुझसे निकाह करेंगे, तो कब करेंगे? मुझे यहाँ आए हुए 5 दिन हो गए हैं। फरहान मुस्कुराते हुए चमकती आंखों से उसे देख रहा था। लम्हे भर के लिए खामोश हुआ और बोला, क्यों नहीं मेरी जान, अभी करते हैं। और ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल करते हुए बोला था, काजी और गवाहों का इंतज़ाम करो, आज शाम मेरा निकाह है। मेरे फार्म हाउस में ही होगा, इसलिए जल्द से जल्द निकाह का इंतज़ाम करो और गवाहों का भी। आगे से न जाने क्या जवाब आया था कि उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल बंद किया था और फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। जी जनाब, आपकी बात पूरी हो चुकी है, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये कहते हुए फरहान ने उसे शरारत से देखा तो वो शर्म से नजरें झुका गई थी। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल होने लगा था और उसकी ये अदा फरहान को बहुत पसंद आई थी। फरहान ने एक बार फिर उसका सिर अपने सीने से टिका लिया और उसे प्यार से देखने लगा था। दोनों के बीच प्यार भरी बातें होने लगीं। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ने इन दो दिलों को मिलाकर इन पर कोई बड़ा एहसान कर दिया हो। लेकिन हकीकत में ये अच्छा नहीं था। यह बहुत ही खतरनाक हालात पैदा करने वाला था। ये कोई नहीं जानता था, नूरीन जो उस वक्त बड़े ही सुकून से उसके साथ बैठी थी, वो नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। नूरीन कहाँ है, कुछ पता चला? खालिदा बेगम ने हैदर अली को आते देखा तो जल्दी से उठ खड़ी हुई थीं। 5 दिन बीत चुके थे, उनकी बेटी घर पर मौजूद नहीं थी और घर के सब लोग जैसे अंगारों पर लौट रहे थे। हैदर अली झुके हुए कंधों के साथ घर पहुंचाए। उनके साथ उनका बड़ा बेटा भी था। दोनों के सर झुके हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुरानी थकान लेकर लौटे हों। आंखों में गहरा गम भी था और कहीं न कहीं गुस्सा भी झलक रहा था। ये तुम्हारी दी हुई परवरिश है खालिदा बेगम, कि आज हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं। तुम्हारी बेटी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, घर से भाग गई है। उसकी इस हरकत की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और इस सच्चाई को मान लेना चाहिए हमें। कब से हम उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं। न जाने किस विल में छिपी बैठी है। यूं ही परवरिश की थी तुमने उसकी। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे। उसने पहले ही शादी से इनकार कर दिया था। इसका मतलब साफ था कि वो किसी और को चाहती थी। मगर ये बात उसने हमें नहीं बताई कि वो किसी को पसंद करती है।
اب हमें ये बदनामी झेलनी पड़ेगी। और सुनो खालिदा बेगम, मैं अब कभी तुम्हारी बेटी को माफ नहीं करूंगा। उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अगर पहले दिन से तुम उस पर नजर रख लेती तो शायद ये नौबत ही ना आती। अभी वो यही बात कह रहे थे कि उनके मोबाइल पर घंटी बजी थी। उन्होंने फोन उठाया, कान से लगाया, न जाने कौन था कि उन्होंने गुस्से में कॉल काटते हुए कहा, यही इज्जत रह गई है हमारी। खानदान वाले बार बार कॉल करके हम पर थूक रहे हैं कि हमारी बेटी ने ऐसा किया है। अब तो ये बात अफवाह बनकर फैल चुकी है कि हमारी बेटी घर से भाग गई है। हम क्या सबूत लाएं कि वो भागी नहीं बल्कि अगवा की गई है? कहाँ से लाएं कोई गवाह, कोई सबूत? हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब चुपचाप बैठकर अपनी इज्जत का मातम बनाओ, अपने सिर की चादर उतर जाने का गम मनाओ। ये कहते हुए हैदर अली रुके नहीं, सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। खालिदा बेगम की हालत रो रो कर बहुत ही बुरी हो चुकी थी। ये कैसे दिन आ गए थे उन पर? खुदा ने उन्हें ये दिन दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया था? फार्म हाउस का मेन हॉल फूलों की पंखुड़ियों से सजा हुआ था। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। छोटे छोटे बल्ब और लाइटों से पूरा हॉल सज चुका था। फरहान के कुछ दोस्त और गवाह के तौर पर वहां मौजूद थे। काजी साहब भी वहां थे। सबकी मौजूदगी में निकाह होना था। नूरीन को मैरून रंग का घेरेदार लहंगा पहनाया गया था और वो दुल्हन बनकर बेहिसाब हसीन लग रही थी। उसने आईने में खुद को देखा तो एक पल के लिए वहीं ठिठक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी खूबसूरत हो सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे खुदा ने सारा हुस्न उसी के हिस्से में डाल दिया हो। मैरून रंग का खूबसूरत जोड़ा और बेहिसाब हसीन लड़की, यूं लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। लेकिन उसी पल उसे अपनी माँ की याद आई थी। अचानक उसके दिमाग में कुछ अजीब सा हुआ और यादों का पर्दा खुल गया। उसकी माँ ने लाल रंग का दुपट्टा उसके सर पर डालते हुए कहा था, माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। जिस दिन दुल्हन बनेगी सबकी नजरें उसी पर होंगी। देखना सब कहेंगे कि इससे ज्यादा हसीन दुल्हन किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। माँ की ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई थी। फिर अगले ही पल वो अतीत के बाहर निकलकर हॉल में लौटी तो उसके सामने ज़ारा खड़ी थी। भाभी आप तैयार हो गई? चलिए निकाह पढ़वाने के लिए आ रहे हैं, रेडी हो जाइए। ये कहते हुए उसने उसका घूंघट निकाल दिया था। कुछ देर बाद काजी साहब आए और उससे रजामंदी पूछने के बाद निकाहनामे पर उसके दस्तखत करवा कर वहां से चले गए थे। वो बेहिसाब खुश थी लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। घर से भागने के बाद पहली बार उसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे। वो उनकी दुआओं के साए में रुखसत होना चाहती थी, लेकिन वो किस तरह से रुखसत हो चुकी थी ये सोचकर उसका दिल भर आया था। जिंदगी भी कैसे पलटे खाती है, कुछ समझ ही नहीं आता। उसने अपनी आंखें पोंछी और फिर अपना घूंघट हटा दिया। ज़ारा ने उसे बिस्तर पर ठीक से बिठाया और खुद कमरे से बाहर चली गई थी। ज़ारा फरहान के दोस्त की बीवी थी। कमरा गुलाबों से सजा हुआ था। गुलाबों के फूल से बनी सेज बेहिसाब खूबसूरत लग रही थी। सेज की हर एक लड़ी पर छोटी छोटी लाइटों की झालरें लगी हुई थीं और उन लाइटों का कनेक्शन एक बटन से किया गया था। जैसे ही वो बटन दबाया जाता लाइटें रंग बिरंगी चमकने लगती और कमरे का नज़ारा ही कुछ और होता। चारों तरफ कैंडल लाइट भी जलाई गई थी। कमरे की बाकी सारी रोशनी बंद थी। सिर्फ कैंडल लाइट और छोटी छोटी बत्तियों की चमक से कमरा एक हैरान कर देने वाला जादुई माहौल बना रहा था। वो दोनों अपने बिस्तर पर बैठे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे दोनों की निगाहों में सिर्फ एक दूसरे का ही नाम लिखा हो। ऐसा लग रहा था जैसे मोहब्बत आज अपने मुकम्मल रूप में उन पर उतर आई हो। कुछ लम्हों तक उसे प्यार से देखने के बाद वो बोला, तुम जानती हो नूरीन, आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने इस रात का कितना इंतज़ार किया है। शायद तुम अंदाज़ा भी ना लगा सको। आज हमारी मोहब्बत की रात है, हमारी एक होने की रात। आज तुम नहीं रही और मैं नहीं रहा। मैं तुम बन चुका हूँ और तुम मुझ में समा चुकी हो। हम दोनों अवेक हो चुके हैं। बस सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ मुझे ही सोचो। ये कहते हुए उसने उसे अपनी ओर खींच लिया था तो नूरीन के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। शर्म के मारे उसने चेहरा नीचे झुका रखा था, लेकिन अगले ही पल उसने उसका चेहरा
अपने हाथों से ऊपर उठाया और फिर उसके माथे पर इतनी शिद्दत से भरा स्पर्श दिया कि वो मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसने पहली रात उसे मुंह दिखाए के तौर पर एक डायमंड की रिंग गिफ्ट की थी। सारी रात बहुत प्यार और मोहब्बत से गुजरी। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनकी जिंदगी हसीन पलों की अमानत बन चुकी है। और फिर उसके बाद एक गुजरते दिन उनकी मोहब्बत के गवाह बनने लगे थे। हर बीतता दिन उनकी चाहत को और गहरा बनाता जा रहा था। महीना पूरा होने को था और अब तक उसकी मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई थी। उस फार्म हाउस में वे दोनों अकेले, बस एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे की मोहब्बत के साए में जिंदगी बिता रहे थे। वो उदास सी अपने कमरे में बैठी थी जब फरहान उसके पास आया और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसके माथे पर अपने होठ रख कर उसके पास बैठ गया था। क्या हुआ मेरी जान, आज इतनी उदास क्यों हो? उसने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हाथ फेरते हुए पूछा। तो वो उदास चेहरे के साथ बोली, यूं लग रहा है जैसे सदियों की थकन उसके लहजे में उतर आई हो। कल मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है और हर साल की तरह इस साल भी वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं चाहती हूँ कि हर साल की तरह इस बार भी मैं उन्हें विश करूँ और मुझे आप समेत सबको एक खुशखबरी भी सुनानी है। उसने नम आंखों से कहा तो फरहान मुस्कुराते हुए बोला, तो ये मुश्किल भी हल कर देते हैं, तुम तैयार रहना, कल हम चलेंगे तुम्हारे घर। ये बात सुनकर वो खुशी से उछल पड़ी थी, जबकि फरहान किसी काम से बाहर चला गया था और वो खुशी से नाचने लगी थी। उसे पूरा यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही नूरिन ने घर जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। वो अलमारी से बहुत सारे कपड़े निकालकर बिस्तर पर फैला चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या पहने। उसी वक्त फरहान अंदर आया। फरहान देखिए ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाम को क्या पहनूं। आप ही मेरी मदद कर दीजिए। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, क्योंकि वो अपने पापा के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी। अरे मेरी जान, कुछ भी पहन लो, तुम तो वैसे ही कहर ढाने वाली हो। फरहान मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसके दोनों कंधों को अपने हाथों से थाम लिया। नूरीन को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। अच्छा बस छोड़िए ना मुझे, आप तो हर वक्त मेरे करीब आने के बहाने ढूंढते रहते हैं। नूरीन ने शर्माते हुए कहा, हाँ तो इसमें क्या बुराई है, अपनी बीवी के पास रहने में कोई गुनाह तो नहीं। फरहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुनाह तो नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत सारा काम है और आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नूरिन के लहजे में शरारत थी। अरे मोहतरमा, अगर हम टाइम वेस्ट करने पर आए ना तो फिर आप और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी। फरहान ने भी उसी शरारती लहजे में जवाब दिया था। उसकी बात सुनकर नूरिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अब भी दोनों के बीच उतनी ही मोहब्बत थी जितनी शादी की पहली रात थी। अच्छा आप छोड़िए ना मुझे, अभी मुझे कपड़े प्रेस करने हैं और फिर नहाना भी है। नूरिन अब उसे अपने काम गिनाने लगी थी। आप क्यों फिक्र करती हैं, सारे काम हो जाएंगे, खादिम हाजिर है ना। फरहान ने उसे अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी इस अदा पर नूरीन जोर से हंस पड़ी थी। उसे यूं हंसता देखकर फरहान भी मुस्कुराने लगा। चलो फिर ठीक है, अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ, मगर तुम्हारे घर से वापस आने के बाद तुम्हारा सारा वक्त मेरा होगा। उस वक्त मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है जनाब, जैसी आपकी मर्जी। वो भी अब उसकी बात मान गई थी, क्योंकि उसके सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चले अब मुझे जाने दें। फरहान ने भी उसे छोड़ दिया और किसी काम का कहकर कमरे से निकल गया था। फरहान, मुझे डर लग रहा है, कहीं बाबा मुझसे नाराज होकर मुझे घर से ही ना निकाल दें। नूरीन ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार खड़ी थी। उसने आज काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके गले में हीरे का सेट उसकी खूबसूरती में और निखार ला रहा था। लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब वो घर जाएगी तो पता नहीं घर वाले उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। उसे ये सोचकर ही घबराहट हो रही थी कि कहीं वे दोनों को जान से ही न मार दें, क्योंकि वो अपने बाबा के गुस्से को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अरे कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र क्यों करती हो। फरहान ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। नूरीन की आंखें नम होने लगी थीं।
वो सोच रही थी कि क्या घर जाने का फैसला सही साबित होगा या नहीं, मगर वो अब अकेले इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती थी। वो हर वक्त अपने माँ बाबा के बारे में सोचती रहती थी। फरहान ने उसके माथे पर अपने होठों को रख दिया और उसे ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठा दिया। खुद उसके सामने खड़ा हो गया। तुम मेरी तरफ देखो और सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल भी दिया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी जिंदगी में खुश हैं और वो अपनी जिंदगी में। तुम उन्हें सोच सोच कर परेशान मत हो, जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। फरहान अब उसकी ठोड़ी पकड़कर समझा रहा था, लेकिन ये सब कहना फरहान के लिए आसान था, उसके लिए नहीं, क्योंकि वे तो उसके माँ बाप थे। फरहान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि जब हम वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर उन्होंने माफ़ी मांगने पर भी हमें माफ़ नहीं किया तो आज के बाद हम कभी भी उनकी शक्ल नहीं देखेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो और कोई नहीं, जहाँ अतीत का काला साया हमारा पीछा न कर सके। फरहान उसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी कोशिशों में नाकाम था। एक ऐसी लड़की को समझा रहा था जो 1 महीने पहले अपने घर से भागकर अपने माँ बाप से नाता तोड़ चुकी थी और अब फिर से उन्हीं के घर जाने वाली थी। फरहान, आप नहीं समझेंगे। मैं अपने माँ बाप से नाता नहीं तोड़ना चाहती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वे हमें माफ़ करें और हमारे रिश्ते को अपने दिल से अपना लें। नूरीन ने अपने दिल की हालत उसे बताई। मेरी जान, मैं कब कह रहा हूँ कि हम उनसे नाता तोड़ लेंगे, लेकिन अगर वे हमें अपनाने पर राजी ना हुए तो फिर हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा। नूरीन उसकी बात सुनकर चुपचाप खड़ी रह गई थी, क्योंकि वो सच ही कह रहा था। अगर उसके माँ बाप खुद उसे अपनाने के लिए तैयार न हुए तो वो क्या कर सकती थी। वे अब हैदर हाउस के बाहर खड़े थे। फरहान गाड़ी से उतर चुका था, लेकिन नूरीन अब भी गाड़ी के अंदर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठी थी। घर के अंदर से शोर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लगता था बहुत ही ज्यादा मेहमान आए हुए थे। आओ नूरीन, इतना भी मत डरो, हमें हिम्मत करके अंदर जाना ही होगा। वो अब उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे उतार रहा था। नूरीन में खुद उतरने की हिम्मत भी नहीं थी। अब वो नीचे उतर चुकी थी और फरहान उसका हाथ पकड़कर गेट की तरफ जा रहा था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सब लोग अपनी बातें करने में मशरूफ थे। किसी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। नूरीन को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी, जिससे वो बहुत ही पसीना महसूस कर रही थी। फरहान उसे बार बार तसल्ली दे रहा था, परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। वही सहारा था जिसके दम पर वो यहाँ तक आई थी, वरना उसके पास इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो अपने माँ बाप का सामना कर सके। अब वे वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ सभी मेहमान मौजूद थे, घर वाले भी वहीं थे। वो दूर से देख सकती थी कि उसके पापा और मम्मा हंस हंस कर मेहमानों से बातें कर रहे थे। अचानक खालिदा बेगम की नज़र उस पर पड़ी तो वो वहीं सकते में खड़ी हो गई थीं। हैदर अली भी अब उन दोनों को आते देख चुके थे। उनकी आंखें लाल अंगारे जैसी हो रही थीं। खालिदा बेगम और हैदर अली अब लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। उन्हें गुस्से में आते देखकर नूरीन फरहान के पीछे छिपने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब एक बार हमारे मुंह पर कालिक लगा चुकी थी तो फिर से यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वो किसी शेर की तरह दहाड़ रहे थे। नूरीन अब भी डर के मारे फरहान के पीछे छिपी हुई थी। जब हमारी मर्जी के बिना इस लड़के के साथ चली गई थी तो फिर से हमारी इज्जत को तार तार करने क्यों आई हो? खालिदा बेगम नम आंखों से कह रही थी। माँ की बात सुनकर नूरीन फरहान के पीछे से निकलकर थोड़ी आगे आ चुकी थी। अम्मी, मैं ऐसे ही फरहान के साथ नहीं गई, हमने निकाह किया है, प्लीज। फरहान, आप बताइए ना उन्हें कि हमारा निकाह हुआ है। कौन सा निकाह? आपकी बेटी ने 1 महीना मेरे साथ बिना निकाह के गुजारा है और मेरा बिस्तर गर्म किया है। आपकी बेटी तो मेरी बहन से भी गई गुजरी निकली। आपकी बेटी, जिस पर आपको बड़ा नाज था, मेरे निकाह में नहीं थी, फिर भी मेरे साथ रातें गुजारी। नूरीन हैरान और परेशान नम आंखों से फरहान को देख रही थी। उसका इश्क, उसका यकीन सब बिखर चुका था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर फरहान उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। वो फरहान को पकड़कर झिकझोर रही थी। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको क्या हो गया है? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
آپ کو ہماری محبت کا واسطہ؟ نورین اب غم میں نڈل ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی، مگر فرحان نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے تو اپنے نکاح تک سے انکار کر دیا، تو پھر محبت کو کیسے مانتا؟ بھائی آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ صوفیہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرحان نے بے رخی دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کے بچے سے بھی کوئی رشتہ نہیں؟ صوفیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ رشتہ ہونا بھی نہیں چاہیے، ہمیں اس سے کیا ہوگا، کسی کا گندا خون؟ فرحان نے صوفیہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مگر صوفیہ بھائی کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اور نم آنکھوں سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ شاید اس کا دل پگھل جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھائی کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا ہے۔ فرحان اب وہاں سے جا چکا تھا اور سارے مہمان بھی اپنے اپنے گھر لوٹ چکے تھے۔ نورین اب تک اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرحان جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا، پلیز آپ لوگ میری بات پر یقین کریں۔ بھائی ممی پلیز آپ تو میری بات کا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، بلکہ وہی جھوٹا ہے۔ اس نے مجھ سے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا تھا اور اب مجھ پر الزام لگا کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ مگر کوئی بھی نورین کی بات کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خالدہ بیگم آئی اور بیٹی کے گال پر ایک تھپڑ جڑتے ہوئے بولی، ہمیں تمہاری کسی بات کا یقین نہیں، پہلے بھی تو تم ہمیں بتائے بنا گھر سے بھاگ گئی تھی، تو اب کیسے تمہاری بات کا یقین کر لیں؟ ماں کا یہ رویہ دیکھ کر نورین چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ حیدر علی غم اور غصے سے نڈل ہو کر ایک کرسی پر بیٹھے تھے۔ بھائی آپ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے، جب میری باری تھی تو آپ کی غیرت جاگی تھی، اب کیا ہو گیا؟ اب اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہی سب کریں جو میرے ساتھ کیا تھا، یا میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا تو آپ کو یہ سب کرنے کا موقع مل گیا تھا؟ سعدیہ یعنی نورین کی چھوٹی پھوپھو حیدر علی کو بیٹی کو سزا دینے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ حیدر علی بہت غصے سے نورین کی طرف آئے اور اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ اسے اسی کمرے کی طرف لے جا رہے تھے جہاں انہوں نے اپنی بہن کو سزا کے طور پر بند کیا تھا۔ بابا پلیز آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، فرحان نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ حیدر علی کے ساتھ بھاگنے کی طرح چلتی ہوئی وہ اپنے بابا سے بھی ونتی کر رہی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے اور جا کر اسے کمرے میں بند کر دیا اور پیچھے سے تالا لگا دیا۔ اگر کسی نے بھی اسے یہاں سے بھگانے کی ہمت کی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ حیدر علی سبھی گھر والوں کو حکم دے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ نورین لگاتار دروازہ بجا رہی تھی۔ بابا پلیز میری بات سنیں، امی بھائی پلیز کوئی تو میری بات کا یقین کرے، میں سچ بول رہی ہوں، مگر کوئی اس کی طرف نہیں آیا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ چلاتی رہی مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اب وہ کمرے کے اندر دروازے سے ٹک لگا کر زمین پر گھٹنوں میں سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ آخر فرحان اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ تو اس سے محبت کرتا تھا تو پھر یہ سب کیوں کیا؟ اس کا سر پھٹنے کو آ رہا تھا مگر اس کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ بھائی میرا مشورہ مانو تو اسے مار ڈالو، جب تک وہ زندہ رہے گی تمہاری اپنی غیرت مری ہوئی نظر آئے گی۔ سعدیہ اب بھی بھائی کو اکسا رہی تھی۔ حیدر علی چپ چاپ بیٹھ کر اس کی باتیں سن رہے تھے۔ مگر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو مار سکتا ہوں؟ ان کی آواز میں اب صرف غم تھا۔ آپ سب مجھ پر چھوڑ دیجیے، بس اب اسے جینے کا کوئی حق نہیں جس نے آپ کی عزت کو پورے گاؤں میں چوٹل کر دیا تھا۔ سعدیہ پھر بھی حیدر علی کو بھڑکاتی رہی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ ان کی باتوں میں آ جائے۔ تو ٹھیک ہے، جو تمہارا دل کہتا ہے کر دو، بس مجھے اس بے غیرتی کی جھولی سے نجات دلا دو۔ حیدر علی اب حالات سے ہار چکے تھے۔ انہوں نے سب کچھ اپنی بہن کے حوالے کر دیا اور کمرے سے چلے گئے۔ سعدیہ اندر ہی اندر خوش تھی کہ جب انہیں میری خوشیاں مجھ سے چھین لیں تو میں ان کی اولاد کو کیسے خوش رہنے دوں گی۔ بھائی آج تمہیں پتہ چلے گا ایک عورت کیا کر سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ کچھ بولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کہیں سے زہر کا بھی انتظام کر لیا تھا اور اگلی ہی صبح نورین کے کمرے کی طرف جانے والی تھی تاکہ اسے زہر دے سکیں۔ جیسے ہی مہرون چابی اٹھا کر نورین کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کو پاس آتے دیکھ وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے جیسی بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ نورین کے لیے بڑی ہمدردی رکھتی تھی، اس لیے اس نے چابی چرا کر نورین کے پاس آ کر بیٹھنا ہی ٹھیک سمجھا
ताकि उसे तसल्ली दे सके और वादा कर सके कि रात को वो उसे घर से भागने में मदद करेगी। नूरीन, जल्दी करो, अपना सामान बांधो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। महरू ने घबराते हुए जल्दी से नूरीन को चादर पहना दी। मगर क्या हुआ? महरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फूफो ने देखा तो तुम्हें जान से मार देंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? नूरीन ने उसका हाथ झटकते हुए फिक्रमंद होकर कहा। वो जो अपनी मामूजात बहन के लिए जान से खेलकर उसे बचाने आई थी। मुझे कुछ नहीं होगा, वो मेरी सगी माँ है, वो मुझे नहीं मार सकेंगी। तुम निकलो यहाँ से बस। महरू ने घबरा कर उसे सलाह दी। तुम पागल तो नहीं हुई? मैं कैसे जाऊंगी? अगर बाहर किसी ने देख लिया तो मुझे तो सजा मिलेगी और साथ में तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं अपनी वजह से तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। नूरीन ने महरू का हाथ थाम कर उसे समझाने की कोशिश की। मैं जल्दी से अम्मा को किचन में भेज देती हूँ। तुम मेरे यहाँ से निकलते ही निकल जाया करो, और हाँ, तुम्हारी जगह पर मैं यहाँ तकिया रख दूंगी ताकि उन्हें पता भी न चले। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लो बैग, तुम्हारे काम आएगा। इसमें पैसे, फ़ोन और कुछ ज़रूरी सामान है। यहाँ से चले जाओ मगर वापस मत आना। ये कहकर महरू जल्दी से कमरे से निकल गई। नूरिन ने एक नज़र उस कमरे पर डाली। बैग लेकर वो हवेली के पीछे वाले गेट से बाहर निकल गई थी। अम्मा, वे आपको मामू जान बुला रहे थे। ये कहते ही महरू ने सादिया बेगम का ध्यान बटाने की कोशिश की। वो तो भाई के कमरे की तरफ मुड़ गई। वो जल्दी से नूरीन के उस कमरे में आई जहां उसे कैद किया गया था। तकिया रख कर मुड़ी ही थी कि दूर से उसे अपनी माँ आती दिखाई दी थी। मगर अपनी माँ को अपनी तरफ आते देख वो घबरा गई थी और जल्दी से उसी कमरे में छुप गई जहां नूरीन को रखा गया था। वो अलग अलग जगहों पर छुपकर अपनी जान बचा रही थी। सादिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। उनकी नज़र बिस्तर पर गई। बिस्तर के अंदर से हाथ बाहर लटक रहा था। उन्होंने हाथ पर जहर की इंजेक्शन लगाई और वहां से चली गईं। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो नूरीन नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी महरू थी। महरू को इस तरह बेहोश पड़ा देख जल्दी से आमना नौकरानी भाग कर आई, जो पर्दे के पीछे छिपी खड़ी थी। उसने आकर महरू की सिरा पर हाथ रखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि महरू की सांसें अब बंद हो चुकी थीं। भाई, कैसे हैं आप? सोफिया तंज कसते हुए कहती हुई भाई के कमरे में दाखिल हुई, जो पंचिंग वैक्स पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि उसने नूरीन के साथ गलत किया था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन सोफिया उसे माफ नहीं कर पा रही थी। तुम फिर वही कहने आ गई हो? तुम मेरा जमीन नहीं जगा सकती। उन्होंने मेरी बहन के साथ बुरा किया और मैंने उनकी बहन के साथ बुरा किया, हिसाब बराबर। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम जा सकती हो यहाँ से। फरहान ने गुस्से में अपनी बहन को कमरे से जाने को कहा। भाई, मुझे तो यहाँ से भगा दोगे, लेकिन इसका क्या जिसके पेट में आपका बच्चा पल रहा है? वो मासूम लड़की जो आपके प्यार के लिए अपना घर छोड़कर चली आई थी, उसका क्या कसूर है? आज उसकी फूफो उसे जहर देकर मारने वाली है। महरू का फोन आया था, बचा सकते हो तो उसे बचा लो। सोफिया ने आंखें मिचकाते हुए सख्ती से भाई से कहा था, जबकि फरहान के पंचिंग बैग्स पर चलते हुए हाथ वहीं ठहर चुके थे। ये तुम क्या कह रही हो? खाला ऐसे नहीं कर सकती। फरहान ने बेयकीनी से बहन को देखा। वो ऐसा कर चुकी हैं भाई। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, बल्कि आप खुद भी कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। न सिर्फ आप किसी की बेटी को मारने की वजह बनेंगे, बल्कि अपने बच्चे के हत्यारे होने के पीछे भी आपका हाथ होगा। सारी जिंदगी आप खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। वो जो अपने भाई का ज़मीर जगाने आई थी, अपनी किस्मत पर रोज ही सोचती रही कि उसकी खाला ने उसके साथ इतना बुरा किया था। भला वो नूरी को कैसे छोड़ देती? तुम उसके संपर्क में रहना, मैं हैदर हाउस जा रहा हूँ और खाला को तो मैं देख लूंगा। ये कहते हुए वो गुस्से से कमरे से निकल गया। सोफिया लगातार महरू को फोन कर रही थी, जिसका नंबर बंद जा रहा था। वो बेचैनी में ड्राइंग रूम में टहलने लगी। मेरी बेटी को वो बच्चात औरत मार कर चली गई है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सादिया बेगम चिल्लाते हुए अपनी इकलौती बेटी की ओर देख रही थी, जो बेसुध होकर बिस्तर पर पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। डॉक्टर ने 10 मिनट पहले ये बात बता दी थी कि वो मर चुकी है।
नूरीन तो यहाँ बंद थी, फिर उसके पास जहर कहाँ से आया? खालिदा बेगम, जो ननद पर भरोसा नहीं करती थी, वो तंज कसते हुए कह गई थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इसी कमरे में बंद थी और न जाने मेरी बेटी यहाँ उसके बिस्तर पर कैसे आ गई। मैं नहीं जानती, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी वजह से मेरी बेटी की जान गई है। मेरी बेटी का तो कोई कसूर भी नहीं था, मरना तो उस बदकार औरत को चाहिए था। वो गुस्से से बोलते हुए सारे एहसास को भूल चुकी थी। हवेली में हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी थी। नौकर घबराए हुए थे, खासकर वो नौकरानी जिसने सादिया बेगम को जहर ला कर दिया था। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उस लड़की को ढूंढो, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। मुझे वो लड़की आज ही इसी समय इस हवेली में चाहिए। वो गुस्से से चिल्लाते हुए नौकरों को हुक्म दे चुकी थी। उनमें ज्यादातर वे गार्ड मौजूद थे जो उसकी हिफाजत के लिए हवेली के बाहर हैदर अली के साथ तैनात थे। खालिदा बेगम ने अफसोस से अपनी ननद को देखा और परेशान होकर गार्ड की तरफ बढ़ी थी जो हवेली से जा चुके थे। यकीनन वो एक बार फिर उसके शौहर को भड़काकर उनकी बेटी के खिलाफ करने वाली थी। देखो वो जा रही है बशीर, गार्ड ने चिल्लाते हुए नूरीन की तरफ इशारा किया जो बस में बैठने वाली थी। बस स्टैंड हवेली से कुछ ही कदम दूर था। वो मुश्किल से हाँफते हुए वहां पहुंची थी, मगर बशीर जो सादिया फूफो का वफादार था, उसने उसे देख लिया था। यानी अब उसकी भलाई नहीं थी। पकड़ो उसे, गार्ड वसीर दहाड़ा था, इससे पहले कि वो उसे हवेली वापस ले जाने में कामयाब होते। उन दोनों के बीच फासला बनाते हुए फरहान अपनी गाड़ी घुमाते हुए वहां पहुंच गया था। गार्ड अचानक गाड़ी से टकराने के बजाय दूर हो गए थे, जबकि नूरीन घबरा कर उस तरफ देखने लगी जहां गाड़ी वाला उसकी मदद को आया था। उसने झुककर अपने मददगार को देखना चाहा तो हैरान रह गई थी कि वो कोई और नहीं बल्कि फरहान था। वो भी हैरान होकर उसे देख रही थी जब वो बहुत सारे गार्ड के घेरे में उसकी तरफ चलता आया था, तो नूरहीन की बाहों को मजबूती से पकड़कर गाड़ी में बैठाया और हवेली की तरफ ले जाने लगा था। नूरहीन के हाथ पांव कांप रहे थे। क्यों आए हो अब? वो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे सवाल कर बैठी थी, जबकि वो गुस्से से घूरता रह गया था। हवेली पहुंचते ही वो जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे जबरदस्ती बाहर उतार चुका था। हवेली के आंगन में महरू का बेहोश शरीर एक चारपाई पर पड़ा था, जबकि सादिया फूफो पास बैठकर बीन बजा रही थी। हवेली के बाकी सभी लोग सन खड़े थे। नासिर परेशान होकर हवेली में दाखिल हुआ था। वो एक सिंगर था और किसी कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। उसे नूरीन की वापसी की खबर मिलते ही वो फौरन आ गया था। फरहान ने उसे देखकर कहा, आ गए हो तुम? आज सारा हिसाब चुकता कर दिए जाते हैं। हम सब के बीच गलतफहमियां पैदा करने वाली कोई और नहीं, मेरी सगी खाला सादिया बेगम है। आज मैं इस राज का पर्दा उठाकर रहूंगा, वो राज जो सालों से मेरे सीने में दफन है। फरहान ये कहते हुए आगे बढ़ा, जबकि हैदर अली भांजे को गुस्से से घूरने लगे थे। नूरीन ने गुस्से से आगे बढ़कर फरहान का हाथ झटका और सादिया बेगम को बाहों से दबोचते हुए खड़ा कर दिया था। उन्हें कुछ नहीं पता कि उनके पास इतनी ताकत कहाँ से आई थी, पर वो ये कर चुकी थी। मेरे बाबा ने आपके साथ जो गलत किया, तो आपने हमसे बदला लिया। आपने हम दोनों भाई बहनों को दर बदर करके रख दिया। लेकिन फरहान और सोफिया से आपकी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि आपने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया? नूरीन ने घुटन भरती आवाज में अपनी सगी फूफो से यह सवाल किया था, जबकि वो गुस्से से घूर जबकि वो गुस्से से घूर रही थी। वो तो आपकी सगी बहन के बच्चे थे ना, उनसे कौन सी दुश्मनी थी आपकी? नूरीन बिना किसी परवाह के फूफो को कटघरे में खड़ा कर चुकी थी। परिवार के सभी लोग सन और जमे जमे से उसके चेहरे को निहार रहे थे, और अपनी इस खुद की बनाई हुई दुश्मनी की वजह से आप कितनों को मौत के मुंह में धकेलेंगी? आपकी बेटी कम उम्र में ही सदा के लिए सो गई। नूरीन ने एक बड़ा राज उजागर करते हुए जख्मी नजरें फेरते हुए फूफो की ओर देखा था, जो सिर झुकाए खड़ी थी। पहली बार हर किसी पर राज खोलने वाली फूफो सिर झुकाए खड़ी थी, यानी नूरीन की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी। नूरीन चिल्ला चिल्ला कर फूफो से सवाल कर रही थी, जबकि वो सिर झुकाए खड़ी थी। आज उसके पास खुद का बचाव करने के अल्फाज भी नहीं थे और ना ही कोई साथ देने वाला था।
کیونکہ اس کا گناہکاری چہرہ اب سب کے سامنے کھل چکا تھا۔ میں بتاتی ہوں، آخر ان کی ہم سے ایسی کون سی دشمنی تھی؟ صوفیہ آگے بڑھ کر اپنی سگی خالہ کو نفرت سے دیکھتی ہوئی بولی تھی، جو نہ صرف اس کی خالہ تھی بلکہ اس کے شوہر ناصر کی سگی پھوپھو بھی تھی۔ وہ ابھی ابھی ڈرائیو کر کے حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ 3 سال بعد اس نے پھر اس حویلی میں قدم رکھا تھا۔ وہ میرے پاپا کو پسند کرتی تھی، مگر بابا نے ان سے شادی کرنے سے منع کر دیا۔ وہ ہم سے نفرت کرتی تھی۔ جب بہن کے گھر بچے پیدا ہوئے تو وہ ان کی دیکھ بھال کرنے آئیں اور دونوں کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کرنے لگیں، اور اس نے حالات یہاں تک پہنچا دیے کہ مما پاپا کا طلاق ہوتے ہوتے رہ گیا۔ جب ماموں کو یہ سب پتہ چلا تو انہوں نے خالہ کو واپس بلا کر ان کی شادی کرا دی۔ انہوں نے پریوار دباؤ میں شادی تو کر لی پر نبھا نہ سکی۔ تب بھی وہ میرے پاپا کو برگلانے میں لگی رہی۔ جب ان کی ساس کو پتہ چلا تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی، تب انہوں نے اپنی ساس کو سیڑھیوں سے دھکا دے کر مار دیا۔ اب ماموں اس سمے بہن کی حالت سے ناواقف نہیں تھے۔ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے بہن کو گھر لا کر اسٹور روم میں کئی سالوں تک قید رکھ دیا تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ بدل جائیں گی، پر انہوں نے ان بچوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑا جنہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ صوفیہ نے بے رحمی سے بہتے ہوئے آنسو ہتھیلیوں کی پیٹھ سے پوچھے تھے۔ ہاں ہاں، میں تم سب سے نفرت کرتی ہوں، تم سب کے چہرے بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ تمہیں خوش دیکھ کر میرے سینے میں جلن ہوتی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ سب کی بھلائی میں نے تمہارے کمرے میں ناصر کی جگہ پر راشد کو بھیج دیا تھا تاکہ ناصر یہ نظارہ خود دیکھے اور اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے دھکے مار کر گھر سے نکال دے۔ اندھیری رات کی وجہ سے صوفیہ نہیں سمجھ پائی کہ وہ ناصر ہے یا راشد، مگر میرا سارا پلان تب چوپٹ ہوا جب خالدہ بیگم نے دخل اندازی کی وجہ سے ناصر نے صوفیہ کو طلاق نہیں دیا بلکہ صرف دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس سے اکساتی رہی کہ وہ کسی طرح اپنی بیوی کو طلاق دے۔ میں جانتی تھی کہ صوفیہ شادی کی سالگرہ پر اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنانے والی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اسے دھکا دیا تو وہ ٹیبل سے جا گری اور اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے رب سے مل گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم لوگوں کی نسلیں آگے بڑھیں۔ یہ کہہ کر اس نے گلے سے چلا کر سارے ماجرے کو چپ کرا دیا تھا۔ ہر کوئی نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ناصر جہاں کھڑا تھا وہیں دھڑام سے گر پڑا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بچے کا قتل ہوا ہے۔ اسے اپنی سگی پھوپھو سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ سوچتا رہا کہ بدل گئی ہوں گی، مگر وہ تو بدلہ لینے کے لیے جھوٹ اور دشمنی پر اتر آئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنی سگی پھوپھو کی اور دیکھنے لگا کہ وہ اتنی سخت کیسے ہو سکتی ہیں۔ ہاں، میں نے تمہاری سب کی زندگی برباد کر دی ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کے مرنے کا دکھ ہے، پر میں اپنا بدلہ لے چکی ہوں اور اپنی بیٹی کا بدلہ لیے بنا اس دنیا سے نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ نورین کی طرف بڑھی اور کانچ کا ٹکڑا اس کی گردن پر رکھ دیا۔ میں اسے مار ڈالوں گی اگر کوئی میری طرف آیا تو۔ وہ بےتابی سے چلا کر سبھی کو اپنے پاس آنے سے روک رہی تھی۔ دیکھو، نورین کو چھوڑ دو، جو تم چاہو وہ سب ہوگا۔ حیدر علی آگے بڑھے اور بیٹی کے لیے بے چینی جتانے لگے تھے۔ اپنی بیٹی کی تم کتنی فکر کر رہے ہو اور اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیتے، اور میرے سمجھ تمہاری غیرت جاگ گئی تھی۔ مجھے اتنے سال ایک کمرے میں بند رکھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ تمہاری بیٹی کی جان لے کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ ہر کوئی حیران ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ خالہ، اگر میری بیوی پر کوئی بھی آنچ آئی تو یاد رکھو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں پھانسی کے تختے تک لے جاؤں گا۔ فرحان غصے سے دہاڑا تھا، میں تم سے نہیں ڈرتی، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ ویسے ہی جواب دیتے ہوئے پیچھے قدم لینے لگی تھی، جبکہ نورین کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے اپنی نہیں آنے والے بچے کی فکر تھی۔ خالہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے نہ صرف میرا بچہ مار ڈالا بلکہ ہماری جدائی کی وجہ بھی بنی۔ صوفیہ غصے سے آگے بڑھی تھی۔ اسے پتا تھا کہ جتنی چھوٹی کانچ شادیہ کے پاس تھا وہ گردن کو پار کر سکتا تھا، پر کسی انسان پر نہیں جو ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک ساتھ دو لڑکیوں کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ صوفیہ نے جلدی سے ناصر کو اشارہ کیا
तो वो दौड़ते हुए सादिया की तरफ आया और झट से बहन को छुड़ा लिया। उस समय सादिया बेगम का तो ध्यान बटा हुआ था। कभी वो नूरीन की गर्दन पर कांच रखती, तो कभी सोफिया को डराने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, तुम सबको मार डालूंगी। तुम सबको मारकर ही मुझे सुकून मिलेगा। तुम सब ही मेरी बर्बादी की वजह हो। पहले मेरी मंगनी मीर कासिम से करा दी, फिर उसे तोड़कर मेरी ही बहन की शादी उससे करा दी। जब मैंने अपना हक मांगा तो तुम लोगों ने मुझे बुरा बुरा कहा और मुझे कैद कर दिया। फिर जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। मैं वहाँ जब घर न बसा सकी तो मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया गया। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। मैं बदला लिए बिना नहीं मरूंगी। ये कहकर वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी और तांगे मार रही थी। नासिर ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला हुआ था। नासिर को मुश्किल में देखकर फरहान आगे बढ़ा था। फूफो, इसे छोड़ दो, अगर इसे कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सादिया बेगम की तरफ बढ़ते हुए सोफिया को देखकर नासिर दहाड़ उठा था, मगर वो सोफिया की तरफ नहीं बल्कि एक गार्ड की तरफ बढ़ रही थी जिसके हाथ में पिस्तल थी। उससे पहले कि नासिर और फरहान कुछ समझ पाते, नौकर से पिस्तल छीनकर उन्होंने अपने सिर पर गोली चला दी और बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी थी। फर्श पर उनका खून से सैराब होने लगा था। सब लोग हैरान परेशान होकर सादिया बेगम की तरफ बढ़े थे, मगर वो रूहानियत से गले लगा चुकी थी। महरू नूरी ने ज़ारो कतार रोते हुए महरू की चारपाई की तरफ बढ़ी, जो आंखें मूंद कर पड़ी थी। मैंने कहा था मेरी वजह से खुद को मुश्किल में मत डालो। वो रोते हुए नीचे बैठ गई। फरहान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। बदला लेने की चाह में उसने कितनों को नुकसान पहुंचाया था। 3 दिन हवेली पर शोकबारी छाई रही थी। नूरीन अपने कमरे में लेटी थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई थी। आइए अम्मी, वो रोई हुई आवाज़ में फरहान को खालिदा बेगम समझकर जवाब दे गई थी। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। वो सिर झुकाए दूरी बनाए बैठा था, जबकि वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। मैंने निकाहनामा मामू को दिखा दिया है। वो कुछ देर बाद वलीमे की बात कर रहे हैं। अपनी धुन में बोल रहा था। वो नूरीन के हालात से बेखबर था। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, ना ही ये बच्चा आपका है। उसने एक एक शब्द को कड़वा करते हुए कहा और दूर चली गई थी। फरहान बेईमानी से उसे देखने लगा था। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और अपने रवैये की भरपाई करना चाहता हूँ। सोफिया और नासिर के बीच सुलह हो चुकी है। तुम भी मुझे माफ़ कर दो। चाहो तो सज़ा दे दो, मैं एतराज़ नहीं करूँगा। वो शर्मिंदा सा सिर झुका गया था। शर्म उसकी शक्ल पर साफ दिखाई दे रही थी। वो उसके सामने निगाह भी नहीं उठा पा रहा था। मैं आपकी मोहब्बत पाने के लिए अपने घर से भागी थी। आपने मेरे साथ क्या किया? वो गुस्से से उछल पड़ी और बोली, अपने मुजरिम से पूछताछ करना तो कोई उसका हक था। मैं शर्मिंदा हूँ। वो आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखने से कतराने लगा था। मैं समझ रहा था कि नासिर झूठा था। उसने मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाया था, उसका बच्चा मार दिया, मगर ये सब तो खाला की साजिश थी। मुझे माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा था। वो रुलाती हुई मुड़ गई थी और बोली, चलो यहाँ से चले जाओ। वो धीमी चाल से उसकी ओर आया था। उसकी कमर में बाहें डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। वो नफरत और गुस्से से उसके सीने पर थप्पड़ बरसाने लगी थी। आप बहुत बुरे हैं। वो रोते हुए उससे दूर होने लगी थी, जबकि वो उसे अपने सीने में जकड़ गया था। जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके माथे पर होठ टिकाकर बोला था। उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहती थी, न वो चुपचाप माफ़ कर सकती थी। उसकी वजह से बहुत बुरा हो चुका था। वो फरहान को समय देना चाहती थी, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि सच में बहुत शर्मिंदा है और अपनी गलती की भरपाई करना चाहता है। जब कोई इंसान अपनी गलती पर नज़र रख कर शर्मिंदा होता है तो खुदा भी उसे माफ़ कर देता है। वो भी सिर्फ एक इंसान थी। अपने रब की खुशी के लिए उसने उसे माफ़ कर दिया था और दिल में कहीं चुपके से उसकी मोहब्बत अब भी जागी हुई थी। जिंदगी का काम है गुजरना। मुश्किल वक्त से गुजर कर ही इंसान आगे के लिए सबक सीखता है। वे सब लोग अपनी अपनी गलतियों और सजाएं भुगत चुके थे। अब जिंदगी में सबको आगे बढ़ना था, इसलिए नूरीन ने फरहान को माफ़ कर दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी।